रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेमा एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। हेमा की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में होती है। हेमा अपनी सास लता के साथ बाजार से वापस आ रही थी। तभी लता हेमा से कहती है, काश मेरी बेटी भी तेरी तरह ही होती तो कितना अच्छा होता ना। जब देखो उसे खाने की ही सोचती रहती है। माँ जी, आप क्यों नंदन जी को इतना बोलती रहती हो? समय के साथ वो भी समझदार हो जाएंगी ना। और कितना समय चाहिए, शादी लायक हो गई है। अब कल को अगर कोई लड़के वाले उसे देखने आ गए तो ये क्या उनके आगे ही डोसा लेकर खुद खाने लग जाएगी। अब बताओ लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे। माँ जी, अब नंदन जी को डोसा पसंद है तभी तो वो इतना खाती है ना डोसा। होता है कुछ लोगों को कुछ चीजें काफी पसंद आती है, ऐसे ही नंदन जी को डोसा पसंद है। हाँ, लेकिन इसकी ये डोसा खाने की आदत तो बढ़ ही रही है। उसकी वजह से हमें कभी कभी डोसा खाना पड़ जाता है। अब तो उसे समझाना पड़ेगा ना, वरना आगे चलकर परेशानी होगी। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो नंदन जी से? मैं बात करूँगी ना उनसे। बस तुझ पर ही भरोसा है कि तू अपनी इस पागल ननद जो दिन भर डोसा खाती रहती है उसको सुधार देगी, वरना तो अब मेरे बस की बात नहीं है कशिश को कुछ समझाना। कोई बात नहीं, मैं बात करूँगी नंदन जी से। अगर वो तब भी नहीं मानी तो हम कुछ और सोचते हैं। अरे वो इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है, कुछ और सोचना होगा उसके लिए। माँ जी, अभी तक मैंने उनसे बात भी नहीं की और अभी से बोल रहे हो? और करूँ भी तो क्या करूँ मैं? तुझे पता है 4 दिन पहले पड़ोसन आई थी, उन्हें भी डोसा ही खिला रही थी कशिश, जबकि वह पहले ही बोल चुकी थी कि उन्हें डोसा नहीं खाना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खिलाया। तो माँ जी, आपको तभी बोलना चाहिए था नंदन जी से। तब बोलती तो वो रुक भी जाती। कितनी बार तो बोल चुकी हूँ, मोहल्ले वाले और बोलने लगे हैं कि मेरी बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती। कशिश को खुद तो खाना होता है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी डोसा खिलाती रहती है। आप मोहल्ले वालों की बात ही मत सुनो, मैं हूँ ना, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। आपको तो पता है पहले मैं टीचर थी, ऐसे ढीठ बच्चों को अच्छे से सुधारा है। हेमा और लता इसी तरह बात करते हुए घर जा रहे थे। दोनों जैसे ही घर आते हैं तो वहाँ हेमा की ननद कशिश रसोई में डोसा बना रही थी। हेमा रसोई में जाती है और अपनी ननद को देखकर कहती है, नंदन जी, आज आपने फिर डोसा बना दिया। लेकिन माँ जी तो बोल रही थी आज खाने में आलू मटर बनने वाला है, लेकिन आपने तो फिर डोसा बना दिया। अब आलू मटर का क्या होगा? भाभी, आप भी क्या ही बात करती हो। अरे जब इतनी अच्छी चीज डोसा है तो आप भी क्या आलू मटर खाने की बात कर रही हो? अरे डोसा खाओ, मजा आ जाएगा। लेकिन आप रोज रोज डोसा बना देती हो। माँ जी भी बोलती है कभी कुछ और भी बना लिया करो आप। जब मुझे डोसा पसंद है तो मैं डोसा ही बनाऊंगी ना। अब मैं इतना अच्छा डोसा बनाती हूँ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपके पैसे बच गए। चलो कोई बात नहीं, डोसा बना रही हो लेकिन आप मेरे हाथ के आलू मटर खाओ, डोसे का स्वाद भूल जाओगी। मैं इतने अच्छे आलू मटर बनाती हूँ। अरे कभी कभी हमारे हाथ का भी खाना खाओ। भाभी, मैं जब छोटी थी ना तो माँ के हाथों की बनी मटर, आलू, गोभी ये सब बहुत खाया करती थी। तब हम माँ की पसंद का खाते थे ना, तो बस अब सब मेरी पसंद का खाओ। अरे लेकिन आप डोसा बना सकती हो तो आपको और भी तो कुछ चीजें बनानी सीखनी चाहिए ना। नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ, मैं डोसा ही बनाऊंगी। आप जाओ बाहर माँ के साथ बैठो, मैं सबके लिए डोसा लेकर आती हूँ, वो भी नारियल की चटनी के साथ। आपने अपने आगे आज तक किसी की बात सुनी है जो अब सुनोगी? जाओ ले जाओ सबके लिए डोसा। अब आपने की ना मेरी भाभी वाली बात। सच ही कहा था माँ जी ने, नंदन जी आसानी से समझने वाली नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। कशिश अपनी भाभी की बात को नकार देती है और सबके लिए डोसा लेकर आती है। अब कशिश की वजह से सबको डोसा खाना पड़ता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद हेमा सबके लिए रसोई में खाना बना रही थी। तभी कशिश बाहर से आते समय सबके लिए डोसा लेकर आती है। यहाँ हेमा ने सबके लिए खाना परोसा ही था कि वहाँ कशिश भी सबको डोसा देने लगती है। ये देखकर लता कहती है, बहू, मैंने तुझे बोला था ना डोसा खाने वाली ननद को थोड़ा समझा ले, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो नंदन जी को बोला ही था, लेकिन इन्होंने ही मेरी बात नहीं सुनी। हाँ तो सुननी ही क्यों है? और माँ, आप भाभी को मुझे क्या समझाने को बोल रही हो? मैं तो वैसे ही इतनी समझदार हूँ, मुझे जरूरत ही क्या है कुछ भी समझाने की। वो तो तेरी समझदारी टपक ही रही है। अरे अपने ससुराल जाकर भी सबको डोसा ही खिलाना है या कुछ और भी बनाएगी कभी? माँ, कैसी बात कर रही हो? जब इतनी अच्छी चीज डोसा बना ही रही हूँ मैं, तो फिर और कुछ क्यों ही बनाना है? बहू, तू ही समझा अपनी ननद को। मैं तो समझा समझा कर थक गई, लेकिन मेरी बात समझे तब ना।
माँ, आप बिना बात के ही ड्रामे कर रही हो। अरे डोसा एक तो इतना अच्छा होता है, ऊपर से इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, तो इसे खाने में क्या परेशानी है। लेकिन ननद जी, आप हमारी भी तो बात समझो ना। हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि रोज रोज एक ही खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कुछ और भी बना लिया करो। रोज रोज आप लोगों की शक्ल देखना भी तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी देखते हैं ना हम। लो, अब यही सुनना बचा था। बस डोसा खाने के लिए और सबकी पसंद बनाने के लिए ये हमें ही बोलने लग गई। अरे नालायक, हम तुझे डोसा खाने से मना नहीं कर रहे हैं। माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मुझसे बोल ही क्यों रहे हो। बहू, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अपनी ननद को समझा दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। माँ जी, मैंने ननद जी से बात की थी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू कुछ भी कर, लेकिन इस पागल लड़की के सर से डोसे का भूत उतार दे। अरे हद हो गई है, इतना भी क्या डोसे के लिए प्यार, किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं है। लता परेशान हो चुकी थी कशिश की डोसा खाने की आदत से, इसीलिए वो अपनी बहू को ही गुस्सा करने लगती है। हेमा भी समझ चुकी थी कि उसकी ननद आसानी से तो मानने से रही, इसीलिए हेमा कुछ दिनों तक तो शांत रहती है। लेकिन एक सुबह कशिश जब सोकर उठती है तो हेमा उसके कमरे में बड़ा सा डोसा लाकर देती है। इतना बड़ा डोसा देखकर कशिश हेमा को कहती है, क्या बात है भाभी, आप आखिरकार मुझे समझ ही गई। हाँ ननद जी, तभी तो मैं आपके लिए इतना बड़ा डोसा लाई हूँ। थैंक यू भाभी, सुबह सुबह मेरे कमरे में, वो भी इतना बड़ा डोसा, आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। अब तो आपको रोज ही आपकी पसंद का डोसा मिलेगा, वो भी हर टाइम। भाभी आप तो कमाल हो, मैं डोसा जिंदगी भर खा सकती हूँ। हेमा अब रोज हर समय कशिश को डोसा देती। कई दिनों तक तो कशिश बड़े मजे से दिल से डोसा खाती है, लेकिन लगातार जब हर समय डोसा ही खाने को मिलता है तो कशिश का मन भरने लगता है। इसीलिए उसके बाद जब भी हेमा डोसा लेकर आती तो कशिश कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद हेमा जबरदस्ती कशिश को खाने की टेबल पर डोसा लाकर देती है और उसे डोसा खाने की कहती है। कशिश इतना बड़ा डोसा खा चुकी थी कि अब उसे एक निवाला डोसा भी नहीं खाया जा रहा था। ये देखकर लता कहती है, क्या हुआ बेटा, अब तो हमें लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तू खा ना अपना डोसा, आराम से खा। क्या हुआ ननद जी, आपको डोसा अच्छा नहीं लग रहा क्या, या खाने का मन नहीं है? मैंने खास आपके लिए ही बनाया अपने हाथों से। भाभी, वो मेरा डोसा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा मन सादा सा दाल चावल खाने का है। बहू, मैंने सही सुना या मेरे कान खराब हो गए? तेरी ननद दाल चावल मांग रही है? हाँ माँ, मैं दाल चावल ही मांग रही हूँ। रोज रोज डोसा खाकर मेरा मन भर गया। देखा माँ जी, मैं बोल रही थी ना, बिगड़े से बिगड़े बच्चे को सुधारे तो ननद जी क्या है। हेमा ने रोज रोज हर टाइम डोसा खिला खिला कर कशिश के मन में डोसे का भूत ही उतार दिया। उसके बाद कशिश कभी डोसा खाने के लिए नहीं बोलती। माधुरी की 3 बेटियां थी जो जन्म से ही दिव्यांग थी। उसकी बड़ी बेटी बिंद्रा बोल नहीं सकती थी, तो मंझली बेटी सुन नहीं पाती थी और छोटी बेटी दृष्टि देख नहीं पाती थी। लेकिन तीनों बहनों के बीच इतना प्यार था कि उन्होंने एक दूसरे की कमी को कभी भी उजागर नहीं होने दिया। तीनों मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा भी किया करती थी। लेकिन अब उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताती थी, क्योंकि एक तो वो तीनों दिव्यांग, ऊपर से ऐसी लड़कियों को कोई भी अच्छा घर अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने सबका भाग्य पहले ही निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए उन तीनों दिव्यांग बहनों की शादी रमन, गगन और अमन नाम के 3 भाइयों से हो जाती है और भगवान की कृपा से तीनों एक ही घर में जाती हैं, जहां उनकी सास सरला देवी उनका स्वागत करते हुए बोलती है, अरे मेरी अंधी गूंगी बहरी बहुओं, तुम लोगों के आगे कलश रखा है, उसे पैर से गिराकर अपने कदम अंदर रखो। बिंद्रा गूंगी थी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन सुन और देख सकती थी, तो वो बड़े ही आराम से कलश पर पैर मारकर अंदर आती है। और बहरी सुनैना भी बिंद्रा को देखकर कलश गिराकर अंदर आ जाती है। और अंधी दृष्टि को कलश ना दिखने की वजह से वो इधर उधर पैर मारने लगती है। और ये देखकर सरला की पड़ोसन मधु बोलती है, अरे ये तुम्हारी छोटी बहू तो लंगड़ी खेलने लगी, इसको बोलो पहले कलश गिरा के अंदर तो आ जाए। अपनी बहन का ऐसे मजाक बनता देख बिंद्रा और सुनैना उसका हाथ पकड़कर उसके कलश को गिरवाकर उसे घर के अंदर लाते हैं। और ये देखकर बिंद्रा का पति रमन
अपनी पड़ोसन मधु से बोलता है। आंटी जी, किसी की कमी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और वैसे भी इन तीनों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं। फिर भी बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम लोगों की जो ऐसी आंख मुंह से अपाहिज लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया? आंटी जी, एक घर को संस्कार से भरी बहू की जरूरत होती है, जो अपने ससुराल को स्वर्ग बना दे। और इन तीनों में वो गुण थे, और हमको तीनों के गुणों के आगे ये कमियां बहुत छोटी लगी। अरे रमन बेटा, इन लोगों को ये ज्ञान की बातें समझ नहीं आएंगी। क्यों अपना समय बर्बाद करता है? चल बहुओं को अंदर लेकर चल। सरला अपने बेटे और बहुओं के साथ घर के अंदर आती है, लेकिन उनकी ये तीखी बातें सुनकर मधु मन में बोलती है। बहुत उड़ रही हो ना अपनी बहुओं की एकता पर। मैंने भी ना तुम्हारे साथ साथ इन बहनों में फूट ना डलवाई तो मेरा नाम भी मधु नहीं। मधु अपने घर चली जाती है तो वहीं सरला अपनी तीनों बहुओं से बेहद खुश होती है, क्योंकि तीनों भले ही दिव्यांग थी, लेकिन उन्होंने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला को किसी काम की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुओं के आने के बाद तो सच में उसकी जिंदगी ऐश की हो गई थी। तीनों बहनें एक दूसरे के सहयोग से सभी काम आराम से करने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। वही नजर लगाने एक दिन सरला की पड़ोसन मधु घर आती है और उससे बोलती है। और सरला बहन, सब ठीक तो चल रहा है ना? मधु बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बहुओं ने पूरा घर संभाल लिया। अरे मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरला बहन। फिर भी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। इन दिव्यांग बहुओं के साथ दिक्कत तो होती होगी। अब तुम लाख छुपाओ, लेकिन जो देख सुन बोल नहीं सकती वो क्या ही हर काम को सही से करेंगी? नहीं नहीं बहन, तीनों मिलकर सभी काम अच्छे से कर लेती है। लगता ही नहीं है कि उनमें कोई कमी है। फिर तो पक्का ये तीनों बहनें तुम्हारे घर को हथियाने की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि खुद सोचो, जिन्होंने इतने समय में सारे घर की जिम्मेदारियां ले ली, वो तुम्हारे बेटों को भी अपनी तरफ करके तुम्हें घर से निकलवा देंगी। अरे पर ऐसा क्यों करेंगी मेरी बहुएं? ये सब तो उन्हीं का है। अरे बहन, लालच। अब तीनों की शादी एक ही जगह हुई है तो सोचो वो चाहती हैं कि जल्दी से तुमको साइड करके अपना राज बनाएं। और वैसे भी वो तीनों तो दिव्यांग है, तुमको कुछ होने पर लोग उनको कुछ बोलेंगे तो नहीं। मधु की बातें सरला के दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं और वो अपनी बहुओं के बीच फूट डालने के लिए उनको बुलाकर उनसे बोलती है। बहुओं, मैं देख रही हूँ कि तुम तीनों में कोई काम कम करता है, कोई ज्यादा। ऐसे ही एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, ये कब तक चलेगा? इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या माँ जी, आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि अब से तुम तीनों अपना काम अलग अलग करोगी। मैं तुम तीनों को अलग करती हूँ, इसलिए अब तीनों अपना काम बांट लो और कोई भी एक दूसरे के काम में मदद नहीं करेगा। देख लीजिए माँ जी, कहीं बाद में आपने हमें दूसरे काम करने के लिए कहा ना, तो फिर हम भी ये घर छोड़कर चली जाएंगी। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगी? मैंने ही तो तुम लोगों को अलग किया है। और कुछ भी पूछना हो तो मेरे पास आना, एक दूसरे से कुछ नहीं पूछोगे। कोई भी मदद चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। सरला की ये सारी बातें सुनकर मधु बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो एक हंसते खेलते परिवार में फूट डालने ही आई थी, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। अब तीनों बहुएं अपने अपने काम को बांट लेती है। गूंगी बिंद्रा के पल्ले घर की सफाई आती है और अंधी दृष्टि के पल्ले खाना बनाने की जिम्मेदारी आती है। तो वहीं सुनैना के हाथ बर्तन और कपड़े धोने की जिम्मेदारी आती है। अब तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है। दृष्टि सुबह सुबह सबको आधा कच्चा पक्का खाना खिलाती है, लेकिन सरला उसको कुछ बोल नहीं सकती थी। एक शाम जब सरला का चाय पीने का मन था, तो वो दृष्टि को चाय बनाने को कहती है। कुछ देर में वो सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे पीते ही सरला उसे थूकते हुए बोलती है। हाय हाय, तुझे चाय बनाने को कहा था, काढ़ा नहीं। चाय में नमक कौन डालता है? देखिए माँ जी, अब मैंने तो रसोई में डब्बे सजाए नहीं थे, कहाँ चीनी है कहाँ नमक है, अंदाजे से उठा रही थी, गलती से नमक का डब्बा हाथ लग गया होगा। अरे तो अकल की अंधी, पहले चख लिया करना कि क्या डाल रही है। हाँ माँ जी, अब से ध्यान रखूंगी। ले जा इस चाय को, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। दृष्टि तो अपने कामों में असफल होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ बिंद्रा पूरे घर की सफाई कर रही होती है, जिसके कारण वो पोछा लगाकर हटती है। तभी सरला
गीले फर्श पर नंगे पैर आने की वजह से फिसल जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हाय राम, मर गई। आज तो इसने मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे बिंद्रा की बच्ची, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हे भगवान, सामने खड़ी थी तो बोल नहीं सकती थी कि फर्श गीला है। बिंद्रा सरला की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसको उठाकर सोफे पर बिठा देती है। ये देखकर सरला बोलती है, हाय राम, मैं भी किसको बोल रही हूँ बोलने को? ये गूंगी बोलेगी भी तो क्या? बेचारी सरला अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही जहन्नुम बना बैठी। लेकिन अभी तो सुनैना के कारनामे बचे थे। सुनैना को सुनाई नहीं देता था, इसीलिए जब वो बर्तन धोती तो इतनी जोर जोर से बर्तन बजाती कि सरला के दिन का आराम भी हराम हो गया था। वो जैसे ही सोने जाती, सुनैना की जोर जोर से बर्तन और कपड़े धोने की आवाज उसे सोने नहीं देती, जिसके कारण सरला का बुरा हाल था। ना तो उसको अच्छा खाने को मिलता और ना ही आराम करने को मिलता। ये सब देखकर वो बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने ही इन तीनों को कहा था कि अलग हो जाओ और एक दूसरे की मदद मत करना। मुझे तो लगा था ऐसा करके मैं राज करूंगी अपनी बहुओं पर, लेकिन यहाँ तो मेरी ही नौकरानी जैसी हालत हो गई। अब क्या करूं? इनको कुछ बोला तो घर छोड़कर चली जाएंगी। सरला अपने कमरे में परेशान बैठी थी। तभी वहाँ रमन आता है, जो अपनी माँ को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ माँ, ऐसे परेशान क्यों हो? बेटा, मैंने किसी और की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया और बहुओं में फूट डलवा दी। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले मुझे पूरी बात बताओ, किसके कहने पर आपने क्या किया? सरला रमन को सारी बात बताती है कि उसने मधु के कहने पर अपने हंसते खेलते परिवार में दरार डाल दी। ये सुनकर रमन अपनी माँ से कुछ बोलता उससे पहले ही बिंद्रा, सुनैना और दृष्टि सरला के कमरे में आती हैं और दृष्टि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, हम तीनों बहनों में तो कोई चाहकर भी फूट नहीं डाल सकता, तो फिर आप क्या करेंगी? देखिए, हमने आपकी बात का मान रखने के लिए ही अपने कामों को अलग अलग बांट लिया था, लेकिन आपने खुद देखा ना कि जहाँ हम तीनों बहनें एक दूसरे की कमजोरी को पूरा कर कर सारा काम अच्छे से कर लेती है, वहीं अलग अलग रहकर हम सारे कामों में गड़बड़ कर देती है। दृष्टि सही बोल रही है माँ, और किसी के कहने से अपने घर को आग नहीं लगाया करते। लोग तो हमेशा दूसरों की खुशियों से जलकर उनके घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम किसी की बातों में ना आए और जो हमारे घर के लिए सही है वो फैसला लें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।